नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण तो लागू कर दिया गया है, लेकिन अब इसका श्रेय किसे मिले, इस पर सियासत का खेल शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस में इस मामले को लेकर होड़ मची हुई है। कांग्रेस आभार यात्रा निकालकर ये जताने की कोशिश कर रही है कि कमलनाथ की वजह से ही मध्य प्रदेश में ये आरक्षण मिल पा रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। अब इस बीच ओबीसी वर्ग किसको अपना हितैषी समझता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लागू होने के बाद अब कांग्रेस और भाजपा के बीच श्रेय लेने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इसे लेकर शुक्रवार से कांग्रेस ने आभार यात्रा की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस ने ये यात्रा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को धन्यवाद देने के लिए शुरू की है, जिसे खुद कमलनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा प्रदेश के करीब 15 जिलों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस की इस आभार यात्रा का पहला चरण 10 से 18 सितंबर तक रहेगा। इस दौरान ये यात्रा भोपाल, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और विदिशा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान जगह जगह जनसभाएं और जनसंवाद के साथ जन चौपालें भी होंगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यात्रा के जरिए कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में रखेंगे और बीजेपी के झूठ की पोल खोलेंगे। वही यात्रा शुरू करने के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवराज जी सालों तक कहते रहे कि ओबीसी के वो रक्षक हैं, लेकिन सालों सरकार में रहने के बावजूद 27% आरक्षण नहीं दिया। हमारी सरकार आई, हमने ओबीसी को आरक्षण दिया। 28 साल शिवराज सिंह जी कहते रहे कि मैं ओबीसी का रक्षक हूं, और आज तक क्या है? आज तक हमारे पिछड़ी जातियों का ओबीसी का आरक्षण 27% नहीं हुआ। अब जब से हम लोग लगे, जब हमारी गवर्नमेंट आई, हमने लागू किया। अब ये इसका श्रेय लेना चाह रहे हैं। जनता फैसला करेगी। ये भावनाओं की बात होती है, ये मुंह चलाने से काम नहीं चलता। भावनाओं की बात होती है, दिल की बात होती है। ये जो हमारे दिल, भावना और हमारी नीयत थी, उसके अनुसार हमने 27% लागू किया था। और अब भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। मुझे श्रेय की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो सच्चाई की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं मध्य प्रदेश के हर ओबीसी से कि आप सच्चाई पहचान लीजिए। इधर कांग्रेस की आभार यात्रा को लेकर बीजेपी नेताओं ने भी तंज कसा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तो ये तक कह दिया कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये कैसी आभार यात्रा है जिसमें कमलनाथ खुद ही दूल्हा बने हैं और खुद ही बारात में नाच भी रहे हैं? ये कैसी आभार यात्रा है जिसमें वो खुद ही झंडी दिखा रहे हैं? अब कांग्रेस की आभार यात्रा का भी जोरदार मामला है। कमलनाथ जी खुद ही दूल्हे बन रहे हैं और खुद ही बाराती बनकर डांस करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद के लिए ही आभार यात्रा निकल रही है और खुद ही झंडी दिखा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही कि इतनी राजनीति में फोटो छपवाने की और श्रेय लेने की होड़ क्यों मची हुई है। इस तरह की तो कभी मैंने बारात नहीं देखी कि दूल्हा घोड़ी लाए, घोड़ी पर बैठे, खुद ही डांस करे और खुद ही व्यवस्थाएं करे। मुझे आश्चर्य है कि कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता इस तरह की छोटी राजनीति कर रहे हैं। जहां एक और केंद्र की सरकार ने इस मामले को आगे बढ़ाया, तो राज्य की सरकार ने भी ओबीसी को 27% आरक्षण उपलब्ध करा दिया है। अब काम हमने किया, यात्रा आप निकाल रहे हो। और आभार शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा कि आज कांग्रेस के नेता यदि यथार्थ की और सच्चाई की राजनीति करते हैं, तो इस आभार यात्रा के दौरान वो इस बात को जरूर इंगित करें कि हम आभार व्यक्त करते हैं नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी का। ये ढकोसला, ये फोटो अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए किया हुआ प्रदर्शन, ये जनता है, सब जानती है। और इस तरह की नाटक नौटंकी के कारण ही कांग्रेस की ये स्थिति बनी है कि उसे अपने लिए कोना भी मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा है। तो इन बयानों से साफ है कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर जारी सियासी घमासान फिलहाल थमने वाला नहीं है। ऐसे में उपचुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां
तेज कर दी है। पार्टी ओबीसी के साथ ही आदिवासी और दलित वर्ग में पेट बनाने की कोशिश में जुट गई है। खुद सीएम शिवराज खंडवा का कई बार दौरा कर चुके हैं और अब 12 सितंबर को जौबट जाकर वहां पर जन दर्शन भी करेंगे। दोनों ही दलों ने अपने मोर्चों और प्रकोष्ठों को भी मोर्चे पर लगा दिया है। इससे साफ है कि आने वाले समय में प्रदेश में सियासी घमासान का ये दौर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रजनीश जैन और अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। और सबसे पहला सवाल मैं आप ही के पास कि चूंकि ये यात्रा का एक बड़ा हिस्सा बुंदेलखंड से होकर निकलना है, इसके बाद ग्वालियर चंबल का एक बड़ा इलाका ये यात्रा कवर करेगी, तो बुंदेलखंड के लिए इस यात्रा के मायने क्या है? क्योंकि पिछला 2018 के जो नतीजे रहे वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे नहीं आए थे उस क्षेत्र से, और जो उनके कार्यकारी अध्यक्ष थे सुरेंद्र चौधरी, जिनको ये कहा गया था, दीपक बावरिया ने घोषणा की थी अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्हीं कांग्रेसियों ने सबसे पहले अपने भावी उप मुख्यमंत्री को निपटा दिया था। देखिए, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा आपको। जी बिल्कुल। ये गत विधानसभा चुनाव जो जिसमें कमलनाथ जी जीते और मुख्यमंत्री बने, उसकी जो हिडन रणनीति थी, वो हिडन रणनीति दरअसल बुंदेलखंड से के ओबीसी मोर्चाओं को, जितने भी संगठन थे, विभिन्न संगठन हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि जितनी जातियां हैं लगभग उतने उनके संगठन हैं ओबीसी के, अलग अलग, और इनको जोड़ के एक संयुक्त मोर्चा बनाया था, जिसका अध्यक्ष बनाया गया एक आरएसएस के कार्यकर्ता रहे दमोह में, बहादुर सिंह लोधी। ये उनको अध्यक्ष बनाया गया था, जिन पे हाथ था कमलनाथ जी का, और पीछे से भाजपाई कुछ ओबीसी के असंतुष्ट समूहों का सहयोग उनको मिला, और उसका परिणाम ये था कि 3 सीटें तो स्पष्ट रूप से बड़ा मलहरा, बंडा और दमोह ये मिली, और देवरी में हर्ष यादव के लिए सहयोग मिला। और इस मोर्चे का फैलाव जो था, ये वही जिले हैं जहां फोकस रहा, ये जहां ये यात्रा जा रही है, ये वही जिले हैं जहां जहां ओबीसी मोर्चा ने, संयुक्त मोर्चा ने असर डाला था। और इसके लिए बड़ी ग्राउंड लेवल की इनकी तैयारी थी। उस समय हार्दिक पटेल वगैरह को बुलाया था, और रैली में एक सभा की थी, उसमें गच्चा भी खा गए थे हार्दिक पटेल जी, बड़ा विरोध हुआ था उनका पंडित गोपाल भार्गव जी के क्षेत्र में। तो ये उसका दरअसल बैकग्राउंड है। और उसी समझिए कि उसी समीकरण को जिंदा करने के लिए पुनः और जीवित रखने के लिए ये बुंदेलखंड में आ रहे हैं। बुंदेलखंड के मायने यही हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ स्टेक होल्डर्स अपना हिस्सा चाह रहे थे, और भाजपा ने थोड़ी देर से समझा इन चीजों को, और राजनीतिक समीक्षा के बाद समझ में आया होगा निश्चित रूप से। और लेकिन आप कई बार अति आत्मविश्वास भी होता है कि हमको तुम तो जीत जाएंगे, हमारे पास काडर अच्छा है, लीडर अच्छा है, तो वहाँ भी एक पार्टी गच्चा खा जाती। 2018 में हमने देखा बीजेपी को। लेकिन देखिए, कांग्रेस के पास तो संगठन नाम की चीज बुंदेलखंड में नष्ट हो चुकी है बहुत बुरी तरह से। ये दमोह का अपवाद है, वो भी उन्हीं समीकरणों के तहत टंडन जी को, कांग्रेस को जीत मिली है। बाकी कांग्रेस का संगठन नाम की तो कोई चीज ऐसी यहाँ पर प्रभावी रूप से शेष नहीं है। बड़ी दयनीय स्थिति है। और लेकिन इस चीज ओबीसी जैसे कार्ड को खेलने के लिए आपके पास बेसिक संगठन भी होना आवश्यक है। देखिए, तब कुछ होगा। और यहाँ पे ओबीसी लीडर्स की भाजपा में कमी नहीं है। भूपेंद्र सिंह जी काफी कद्दावर नेता है, और जिनका एक तरह से स्वीकार्यता है,
और भी लीडर्स हैं। तो अब चूंकि देखिए भाजपा के लिए ये कार्ड खेलना ये नया है। एक तरह से जातिवादी राजनीति कहीं भी उचित नहीं होती, ठीक नहीं होती, और आरक्षण तो उसका दलदल है। तो इस दलदल में अब भाजपा उतर गई है अगर एक बार, तो इस अखाड़े में वो सन के खेलेगी, बहुत जबरदस्त खेलेगी। और जैसे कि भाजपा की रणनीतियां बनती हैं, तो पहली बार अगर वो इस क्षेत्र में उतरे हैं तो वो इसको जो है भरपूर तरीके से खेलेंगे इसको। और शायद यही कारण है कि यात्रा बुंदेलखंड, चंबल और विंध्य के उन हिस्सों में जा रही है जहां पर राजनीतिक रूप से ये ज़्यादा, जो आप जिस खेल की ओर इशारा कर रहे हैं, वो सर्वाधिक रूप से खेला जाता है, और इसलिए शुरुआत यहीं से है। तो ब्रजेश जी, एक और चीज़ है, क्योंकि इस यात्रा के प्रभारी राजमणि पटेल ओबीसी चेहरा है, राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उनका एक अपना एक क्षेत्र में सीमित प्रभाव है। बीच में उन्होंने पूरे प्रदेश की बात कही थी कि जनसंवाद की बात हुई, जन दर्शन की, लेकिन उतनी उसकी चर्चा नहीं मिली। अब जब उनको एक कमान सौंपी गई है तो पार्टी में तमाम तरह के उनके और बड़े लीडर हैं, वो इसमें दिखाई नहीं दिए। तो क्या अकेले राजमणि पटेल के सहारे जो कांग्रेस का मंसूबा ओबीसी को साधने का, वो पूरा हो पाएगा? क्योंकि उतने अच्छे ओरिएटर है नहीं वो, और अगर होंगे भी तो उनको कुछ बैकिंग चाहिएगी कांग्रेस की। तो ये संभव है क्या कि जिनके क्षेत्रों में जाएंगे उनको, उनके जो कद्दावर नेता हैं, वो तो दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में कमलनाथ को कोई नहीं पूछता, और कमलनाथ के क्षेत्र में दिग्विजय सिंह को नहीं। ऐसे में राजमणि पटेल की संभावना कितनी देख रहे हैं? निश्चित तौर पे मनोज जी, शायद ये बात कांग्रेस ने सोची नहीं होगी, क्योंकि यात्रा के सियासी मायने तो होते हैं और सियासी मतलब के लिए ही यात्राएं निकाली जाती हैं। मैं थोड़ा सा टोक रहा हूँ, शायद यही सोचा होगा कि इनसे खतरा नहीं है, इसलिए इनको रवाना कर दो। निश्चित तौर पर, लेकिन वो असर कारक नहीं होते हैं। देखिए मनोज जी, यदि हम सियासी यात्राओं की बात करें, चाहे वो दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा हो, चाहे जो जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाली हो, चाहे आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हों, चाहे इससे पहले भी हम जहाँ अडवाणी की यात्रा की बात करें, चाहे अखिलेश की साइकिल यात्रा की बात करें, वाईएसआर रेड्डी की बात करें, या जगनमोहन रेड्डी की बात करें, दक्षिण भारत से लेके यात्राओं का बड़ा लंबा इतिहास है। सारी यात्राओं देखी, कुछ ना कुछ किसको सत्ता पे पहुंचा देती। अखिलेश को बहुत अच्छे मार्जिन से सरकार में पहुंचाई, जगनमोहन रेड्डी को देख लीजिए आप, है ना, वाईएसआर को देख लीजिए, ये तमाम लोगों को जो यात्राओं से कहाँ पहुंच गए। लेकिन की यात्रा के साक्षी मोदी भी रहे और 20 साल से सत्ता में, निश्चित तौर पर, लेकिन सारी यात्राएं सफल हो जाएं ऐसा होता नहीं है। 2018 से पहले हमने देखा था, 19 के चुनाव से पहले, कि राहुल गांधी ने भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ गए थे, और चुनाव हारने के बाद सोनिया गांधी ने भी कहा था कि कट्टरवाद हिंदुत्व के कारण हम हारे हैं, इसलिए सॉफ्ट हिंदुत्व की तरह अगले चुनाव में बढ़ी थी कांग्रेस। लेकिन उन यात्राओं के कोई सटीक परिणाम नहीं आए। लेकिन यात्राएं यदि आपने निकाले तो पूरी रणनीति के तहत निकालनी चाहिए, जिस तरह से नर्मदा परिक्रमा यात्रा निकाली जो सॉफ्ट हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस 2 कदम बढ़ती है और दिग्विजय सिंह उसको 4 कदम पीछे लाके फिर उस चौराहे पे खड़ा कर देते हैं कि जहाँ से कांग्रेस सोचती है कि जाना किधर है। तो ये कांग्रेस को सोचना चाहिए ना कि दिग्विजय सिंह से किनारा कर ले। यदि उनको ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह वो एटम बम है जो उनकी पार्टी को उड़ाए जा रहे हैं और नुकसान पे नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, तो रास्ते से हटाइए, बिठा दीजिए उनको तो पार्टी का अध्यक्ष बना दिया उन्होंने। लेकिन वो मुद्दों की कमेटी, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि वो एक जो 15% वोट बैंक है उसको साधने के लिए दिग्विजय सिंह काफ़ी हैं, बाकी के लिए हम सॉफ्ट हिंदुत्व की तरह चलें, कमलनाथ हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान के भक्त खुद को साबित करें। तो आपको नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह काम तो कर रहे हैं, भले आधा कर रहे हैं, कि मुद्दे उनको तलाशना कांग्रेस के लिए, लेकिन वो तलाशना बीजेपी के लिए? निश्चित तौर पे मनोज जी, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए मुद्दे तलाशेंगे। अभी तो कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, मुद्दे वो कांग्रेस को ही देंगे, लेकिन कांग्रेस के पास संगठन कहाँ है कि उन मुद्दों को भुना सके। वो यदि मुद्दे दे रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं, बिजली पे बात कर रहे हैं, तो वो उनके खिलाफ जा रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस तो उन मुद्दों का फायदा उठा सकती है। यदि वो बिजली कटौती को लेकर ट्वीट कर रहे हैं तो भाजपा उनके 2003 के पहले का इतिहास बता रही है, तब बिजली के क्या हालात थे। तो ये दिग्विजय सिंह के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस तो मुद्दे उठाए ना, देश भर में महंगाई के मुद्दे उठाए, तमाम जो आज की तारीख में परेशानियां हैं, बेरोजगारी के मुद्दे उठाए, कोरोना के बाद जो सरकार की असफलता है उसके मुद्दे उठाए, क्यों नहीं उठा रही? तो मुद्दे निश्चित तौर पर यही रहेंगे दिग्विजय सिंह के। वो बीच बीच में बयान जो देते हैं उससे भले ही पार्टी कई बार किनारा करना पड़ता हो, उसको कई बार समर्थन करना पड़ता हो, तो ये पार्टी को तय करना होगा, लेकिन पार्टी कुछ तय कहाँ कर पाती है, यही तो बड़ी समस्या है। जैसे राजमणि पटेल की आप बात कर रहे हैं कि पार्टी ने तय कर लिया कि साहब वो यात्रा में जाएंगे, वो कितने असरकारक होंगे, वो अपने क्षेत्र तक सीमित होंगे, कुछ विधानसभा सीटों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में उनका असर है क्या,
ये पार्टी को यदि देखकर, ये सोचकर उसने रणनीति बनाई होती तो निश्चित तौर पर कोई बड़ा चेहरा होता, ऐसा चेहरा होता जो लोगों को प्रभावित करता, जिनमें लोगों को अपील करती, मास अपील होती, जिसके चेहरे की अपील होती। तो ये रणनीति में कहीं ना कहीं चूक कर जाती है कांग्रेस, इस कारण उसको यात्राओं का सियासी फायदा नहीं मिल पाता। नहीं तो यात्राओं के फायदे तो निकलते हैं जब आप लोगों के बीच में जाओगे, लोगों से जुड़ोगे, लोगों से आप चर्चा करोगे, उनकी समस्याएं सुनोगे, तो निश्चित तौर पर आपसे लोग जुड़ेंगे, आपका कारोबार बढ़ता जाएगा, तो इसके सियासी फायदे मिलेंगे। लेकिन वो किस मकसद से निकाल रहे हैं ये तो तय है, लेकिन कौन निकाल रहा है उसकी रणनीति पूरी तरह से मुझे लगता है कि कांग्रेस तय नहीं कर पाती, इस कारण उसको सही लाभ नहीं मिल पाता उसका। बिल्कुल रजनीश जी, लाभ नहीं मिल रहा है। और चूंकि आपने बात अतीत से शुरू की थी, अब मैं भविष्य का एक सवाल पूछता हूं, क्योंकि इसी महीने में हाई कोर्ट का फैसला आना है। अंतरिम आदेश देने से उन्होंने मना कर दिया है। 3 मुद्दों को छोड़ दें, जिसमें उन्होंने कहा है कि 6 मामलों में कि जिनको छोड़कर आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। लेकिन अब जिस दिन पूरा आदेश आ जाएगा हाई कोर्ट का, और अगर इस आरक्षण पर रोक लगा दी जाती है, तब इन यात्रा का भविष्य क्या होगा। और जो बीजेपी कांग्रेस चिल्ला रही है कि ओबीसी का आरक्षण हमने दिया है, बीजेपी कह रही हमने दिया, कांग्रेस कह रही हमने दिया है, तब इनका रुख क्या होगा। क्योंकि जो बाकी के राज्यों की स्थिति अगर हम बात करें, चाहे वो गुजरात की बात कर लें, चाहे वो हरियाणा की बात कर लें, चाहे राजस्थान की बात कर लें, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, मराठा, गुजर, जाट, ये सारे आंदोलन कोर्ट की तहरीर पे जाके जहाँ कहीं ना कहीं पेच फंसा है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। तो फिर ये जवाब क्या होगा। और फिर 2023 तक सरकारें इंतजार करेगी, क्योंकि कोई और मुद्दा है नहीं। तो बिहार से मांग उठ रही जातिगत आरक्षण की, गिनती की, जातिगत जनगणना की, वो मध्य प्रदेश में फिर दोनों दल चिल्लाएंगे उसको लेकर कि फिर ठीक है कि पूरा ओबीसी नहीं, फिर वो जाति देख लीजिए जो हमारी परंपरागत है, हम उस पर फोकस करें। देखिए, मोटी बात ये है कि जब इस तरह की निर्णय होते, न्यायालयीन लड़ाई तो वो आगे चलेगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और वो निर्णय होंगे जो होंगे। लेकिन जब इस तरह की श्रेय की लड़ाइयां दलों में, राजनीतिक दलों में होती हैं एक ही मुद्दे को लेके, तो फिर बात मतदाता के सामने ज्यों की त्यों हो जाती है। फिर वो अपने मेरिट के मुद्दे देखता है, फिर वो भ्रष्टाचार, महंगाई, वैसे मुद्दों पे, या जो पुराने मुद्दे चल रहे हैं, राष्ट्र निर्माण और ये और वो सब, तो इन पर ही फिर वापस मतदाता का निर्णय चला जाएगा। और क्योंकि ये आपस में क्लैश जो है वो जीरो हो जाएगा, ये मेरा मानना है जी। और देखिए, अभी चौकसे जी, ब्रजेश जी, दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे थे, तो दिग्विजय सिंह ने एक नया, इसी तरह की राजनीति का, आदिवासी अधिकार यात्रा, आदिवासी मुद्दे की ओर टर्न हो गए। वो एक उनका नया एक शिगुफा शुरू हो गया है। और वो ये भी एक रणनीति का हिस्सा है कि दिग्विजय सिंह जी उस ओर काम कर रहे हैं, और कमलनाथ जी जो है ओबीसी की ओर केंद्रित कर रहे हैं। लेकिन असल जो एक शख्स को हम भूल रहे हैं, अर्जुन सिंह जी, जो वास्तव में अधिकारी, छात्रवृत्ति और बाकी तमाम सारी सुविधाएं दी थी पिछड़ों को ओबीसी के लिए। यस, और आज उनका जो है उनके राजनीतिक वारिस राहुल सिंह जी, अजय सिंह जी, उनका क्या भविष्य है, वो क्या कर रहे हैं, उनको नेपथ्य में जैसे डाल दिया हो, और एक तरह से सबने मिलकर उनको निपटा दिया। ये अपने आप में राजनीति का एक वैसा वाला चेहरा है जो आंतरिक राजनीति की शिकार कांग्रेस है बुरी तरह से। अब ओबीसी में आप देख लीजिए, सुभाष यादव जी जो मुख्य यादवों के नेता हैं, ओबीसी का यादव, यस, और उनके बेटे जो हैं अरुण यादव जी, उनको पूरी राजनीतिक सिनारियों में कहाँ स्थान मिला हुआ है, तो आप अच्छी तरह भली भांति समझ रहे हैं उस चीज को। तो ऐसी स्थितियां हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये 2 बड़े चेहरे हैं जिनके पिता का मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए एक बड़ा उन्होंने योगदान दिया, लेकिन ये दोनों अब कांग्रेस की राजनीति में अपने लिए आरक्षण तलाश रहे हैं कि किसी कोने में एक आधे कुर्सी उनको मिल जाए। निश्चित रूप से ये और इनकी इन पे आस्था रखने वाले पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता अब भी मौजूद हैं बड़ी तादाद में, खासतौर पे बुंदेलखंड में। तो देखिए कि ना तो दिग्विजय सिंह जी काम आते हैं, ना कमलनाथ जी। अजय सिंह, राहुल सिंह जी जो हैं वो यहाँ की ठाकुर लाबी को
और ओबीसी लाभी को यहाँ पर भी स्वीकारता है बुंदेलखंड में, लेकिन उनको नेपाल इधर की राजनीति से हमेशा दूर कर दिया जाता है। तो इसको इस तरह से भी देखें हम कि ये दो बड़े चेहरे जिनके पास विरासत थी, तो एक अपनी टिकट के लिए संघर्षरत हैं, खंडवा से उनको टिकट मिल जाए, एक समय वो केंद्र में मंत्रिमंडल रहे, मध्य प्रदेश में अध्यक्ष रहे वो, और दूसरा बड़ा चेहरा बिंद का, जिसके बाद कांग्रेस के पास बिंद में कोई चेहरा ही नहीं है, लेकिन बजाय अर्जुन सिंह को आगे लाने के कमलनाथ राजमणि पटेल को आगे ला रहे हैं या कमलेश्वर पटेल को आगे ला रहे हैं ताकि अजय सिंह को हाशिए पर धकेल दिया जाए। तो क्या आपको लग रहा है कांग्रेस के लिए सुखद स्थिति है ये? कांग्रेस के लिए तो सुखद स्थितियां बिल्कुल ही नहीं है, और हाईकमान जो है मुख्य रूप से उनका दोषी है, वो इन चीजों का संज्ञान नहीं लेता, और मेरा मानना तो ये है कि इतनी समझ भी नहीं बची है ऊपर कि इन बारीक चीजों को समझा जाए, और इधर कांग्रेस को फिर से खड़ा करने का, जो कि बड़ा आसान काम है, प्रयास उनकी तरफ से तो कोई होता नहीं। चुनाव प्रचार में भी उनकी कोई रुचि नहीं रहती हाईकमान की कांग्रेस की। तो ये स्थितियां हैं, और जब तक एक पक्षीय स्थिति रहेगी तो भाजपा ही रहेगी मैदान में, और दूसरा तो कोई है नहीं। लेकिन शायद लोकतंत्र के लिए स्थिति ठीक नहीं है। ब्रजेश जी, यात्रा शुरू हो गई है, सब तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ है कि हमने देखा है कि कमलनाथ जब अध्यक्ष बने थे उसके बाद से मुख्यमंत्री भी रह लिए, कई जिलों में वो गए, वो कहते थे, सागर में उन्होंने कहा कि मैं 15 साल बाद आ रहा हूँ, कई जिलों में कहा मैं 20 साल बाद आ रहा हूँ। अब एक पूरा खुला मैदान है, 2-1.5-2 साल का उनके पास समय है, क्योंकि ओबीसी के लिए राजमणि पटेल को आगे कर दिया, तो बीजेपी के पास तो कहने के लिए कि कांग्रेस ने आज तक कोई ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं दिया, वो तो लगातार 16 साल से तीनों मुख्यमंत्री, उमा भारती हो, बाबूलाल गौर और चौथी पारी शिवराज की ओबीसी चेहरा हैं, तो बाकी ओबीसी चेहरे तो उनके सामने टिकने नहीं है अगर शिवराज आ गया है। दूसरा, एक यात्रा ये निकाला और एक मुख्यमंत्री निकालते जन आशीर्वाद, और अभी वो खंडवा जा रहे हैं, फिर जोबट जाएंगे, इसके पहले रेगांव में जा रहे हैं 2 दिन बाद, वो जन दर्शन कार्यक्रम में छोटे छोटे। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि कमलनाथ या बाकी नेताओं को कि ठीक है, जो नेता जिस क्षेत्र में प्रभावी है वो अपने क्षेत्र में जन आशीर्वाद यहाँ निकाले, जन दर्शन करे, जन चौपाल लगाता। कमलनाथ के पास समय है कि पूरे प्रदेश को वो नाप दे। हमने देखा सुंदरलाल पटवा ने एक बार पैदल यात्रा की थी बस्तर से लेके पूरे मध्य प्रदेश के अविभाजित में, तो उनके पास मौका है कि ठीक है, उनके पास खुद के निजी उड़न खटूले हैं, हवाई जहाज हैं, संसाधन हैं, कार्यकर्ता भी वो जुटाई लेंगे, तो बेहतर मौका था कि जनता की पल्स समझे, कार्यकर्ताओं से पूछे, और जो रजनीश सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस कहाँ है उसको खड़ी करें, क्योंकि एक वोट बैंक उनके पास स्थायी है 25 से 30%, जहाँ से वो स्टार्ट लेते हैं कि इतना वोट तो वो किसी को खड़ा करेंगे उसको मिलना ही है, तो उसके बाद थोड़ी और मेहनत अगर वो कर लें तो शायद स्थिति बेहतर हो। निश्चित तौर पर मनोज जी, कांग्रेस का चेहरा कौन होगा? यदि मानते हैं हम कि कमलनाथ ही अगला चेहरा है और दिग्विजय सिंह बैक सपोर्ट में हैं, तो निश्चित तौर पर कमलनाथ को यात्रा निकालनी चाहिए। आपको 15 साल 20 साल बाद मैं जिले में आ रहा हूँ ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके पास पर्याप्त समय है, आप एक यात्रा पर निकल जाइए, क्योंकि आज की तारीख में दिग्विजय सिंह आपके सपोर्ट में खड़े हैं, तो आप उनके क्षेत्र में जाओगे तो आपको कार्यकर्ता समर्थक मिल ही जाएंगे, और आप एक पूरा प्रदेश घूम लोगे, आप एक छत्रप से पूरे प्रदेश के लीडर बन जाओगे। दिग्विजय सिंह कैसे मध्य प्रदेश के लीडर बने? क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद बने वो मध्य प्रदेश के लीडर? नहीं मनोज जी, इससे पहले जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश का दौरा किया था और वो प्रदेश स्तर के लीडर बन गए थे। इसके बाद उनके सब जगह समर्थक मिलेंगे आपको, चाहे सिंधिया का अपने क्षेत्र में वो हो, चाहे कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा में अपना गढ़ हो, अपने समर्थक हो, लेकिन दिग्विजय सिंह ऐसे शख्स हैं मध्य प्रदेश में जिनके समर्थक आपको मध्य प्रदेश के हर कोने में मिलेंगे। तो ये स्वीकारता कहाँ से हुई? वो पूरे प्रदेश स्तर के नेता कैसे बने? राजगढ़ में उनका तो कोई क्षेत्रीय छत्रप भी नहीं थे ना, वो तो उनका जो क्षेत्र आता है वो सिंधिया के क्षेत्र में आता है, गुना भी सिंधिया के उसमें आता है, विरासत सिंधिया के उसमें आती है। वो एक जगह से उठ के, एक राधोगढ़ से, एक किले से निकल के पूरे प्रदेश के नेता बन गए। तो कमलनाथ के पास तो भरपूर समय, आप मुख्यमंत्री बन गए, आप प्रदेश अध्यक्ष इससे पहले बने थे, तब आपने पूरे प्रदेश का दौरा नहीं किया, तब आपने क्षेत्रीय छत्रपों को जिम्मेदारी दे दी थी। ग्वालियर चंबल की ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दी थी, दिग्विजय सिंह को दे दी थी। दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे रहे, आपने सिंधिया को पूरे प्रदेश में भी घुमाया, एक क्षेत्र में आपने की। तो ये तमाम तरह की जिम्मेदारी आपने बांट दी थी, लेकिन अब आपके पास ऐसे क्षेत्रीय छत्रप बचे नहीं हैं, या आप जो बचे हैं उनका उपयोग नहीं कर रहे। जिस तरह से रजनीश जी बोल रहे थे कि आप अजय सिंह का उपयोग कीजिए ना, उनको घुमाइए पूरे बिंद में, बिंद से इतर भी उनका जहाँ पे आधार है वहाँ उनको घुमाइए। अरुण यादव का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? आप उनको क्यों हंसिए पे डाल रहा हो? आप उनका उपयोग कीजिए, भले ही वो चुनाव हार गए हों, लेकिन वो 6 विधायक जिताने की कुव्वत रखते हैं। अजय सिंह भी भले ही चुनाव हार गए हों मनोज जी, लेकिन आसपास के विधायकों को चुनाव जिताने की उनमें दम है। और आप देखिए कि
जी इतना मनोज जी, दम उन्होंने भी है। हाँ, तो आप देखिए कि आप जिम्मेदारी दीजिए, जिम्मेदारी दोगे तो ठीक है, आप या संयुक्त रूप से आप खुद निकालिए तो बाकी सब आपके सपोर्ट में खड़े ही हो जाएंगे। आप गुटबाजी अब बढ़ावे की जरूरत नहीं है। आपको एक ऐसा मौका मिला है जब आपका एक क्षेत्रीय छत्रप जा चुका है आपकी पार्टी से, एक रिक्त स्थान है और दो ही नेता समझ लीजिए आप। सुरेश पचौरी को हम मान लेते हैं कि अब वो हाशिए पर हैं, अजय सिंह को भी आपने हाशिए पर डाल दिया, तो दो ही नेता हैं और दोनों में अभी अच्छी चल रही है, आपकी गुटबंदी चल रही है निश्चित तौर पर, तो आप उसका फायदा उठाइए। मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस कर दीजिए, इससे अच्छा सुनहरा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। फिर क्षेत्रीय छत्रप पैदा हो जाएंगे, फिर आपको मुश्किलें बढ़ेंगी। तो कांग्रेस तो एक काडर आप खड़ा कर सकते हो, एक संगठन को मजबूत कर सकते हो जो कांग्रेस की बात करेंगे। तो कमलनाथ के पास ये मौका है, यदि आपको आगे मुख्यमंत्री बनना है तो निश्चित तौर पर आप निकल जाइए। भले ही आप ना बन पाए, आप भाजपा से हार जाएं, लेकिन एक कांग्रेस को आप एक कर सकते हैं, एक जगह खड़ा कर सकते हैं। जो कांग्रेस का हितैषी होगा, जो कांग्रेस के लिए काम करता होगा, जिसका जनाधार होगा, उसको आगे लाइए। क्षेत्रीय छत्रपों के आधार पर ऐसे बिना जनाधार वालों को मत लाइए। आप ऐसी टीम इकट्ठी कर सकते हैं जो केवल कांग्रेस का झंडा उठाए, वो दिग्विजय सिंह का, कमलनाथ का, पचौरी का, अजय सिंह का झंडा ना उठाए। जी, तो ये मौका है कांग्रेस की सही वफादारी, यदि वो गांधी परिवार से वफादार हैं, गांधी परिवार के हितैषी हैं, यदि जिस तरह से उनको इंदिरा गांधी का तीसरा पुत्र कहा जाता है, तो उनके पास ये मौका है कि वो साबित कर दें कि तीसरा पुत्र था। तो एक राज्य में मैंने कांग्रेस को खड़ा कर दिया, जो सिर्फ कांग्रेस है, किसी क्षेत्रीय छत्रप के कार्यकर्ता नहीं है। जिसको आप टिकट दोगे उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, और जहां काम वालों को आप महत्व दोगे, ना कि किसी ने सिफारिश कर दी है, अजय सिंह ने सिफारिश कर दी, अरुण यादव ने सिफारिश कर दी, दिग्विजय सिंह ने सिफारिश कर दी, उसको टिकट देना पड़े। आप तो सर्वे कराइए, और कोई आपका ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विरोध करे। आप जिसको सर्वे आए, जो महत्वपूर्ण है, उसको निश्चित टिकट तौर दे पर दीजिए। जो आपने कहा है वो एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, और शायद इसका जवाब हमको मिलेगा बहुत लंबे समय बाद, लेकिन उम्मीद की जाना चाहिए कि शायद कांग्रेस इस ढर्रे पर चले। बहरहाल बहुत धन्यवाद रजनीश जी आपका, ब्रजेश जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि यात्राएं तो आप निकाल रहे हैं, लेकिन चेहरा कौन है उस यात्रा का? क्योंकि वो ऐसा होना चाहिए जो जनता से सीधे संवाद कर सके, जनता से सीधे उसकी समस्याओं को सुन सके, रूबरू हो सके, और जनता को ये भरोसा दिला सके कि अगर हम सरकार में आए तो आप जो चाह रहे हैं वैसा हम करके दिखाएंगे। लेकिन ये भरोसा फिलहाल कांग्रेस के अंदर पैदा होता दिखता नहीं, और ये अच्छा सुनहरा मौका कमलनाथ के पास भी है कि वो इस लंबे समय, जो लगभग 2-2.5 साल का समय पार्टी के पास है, उसमें अपनी पार्टी के कुछ लीडरों को जिंदा कर सकते हैं और काडर को जिंदा कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो कांग्रेस के लिए भी अच्छा होगा और प्रदेश के लोकतंत्र के लिए भी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।